हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके AIB 19 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल होने वाले हैं और आप हमारे साथ जुड़कर डेली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो फैमिली लॉ से रिलेटेड है। फैमिली लॉज के अंदर काफ़ी सारे एक्ट आते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट है, इसके अलावा मुस्लिम मैरिज एक्ट है, एडॉप्शन एक्ट है, मेंटेनेंस एक्ट है, CRPC के भी कुछ प्रोविज़न आते हैं जो कि फैमिली लॉ के अंदर शामिल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वैलिड ग्राउंड फॉर द डिवोर्स अंडर द इंडियन लॉ, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डिवोर्स का वैलिड ग्राउंड क्या है। तो आपने सेक्शन 13 को पढ़ा है तो आपको पता होगा, उसके अंदर डिजर्शन का ग्राउंड दिया हुआ है। इसके अलावा और भी ग्राउंड दिए गए हैं। तो डिजर्शन फॉर मोर देन 2 ईयर इज़ ए वैलिड ग्राउंड इन दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 आई यहाँ पर सबसेक्शन 13(1)(i), इसके अंदर भी यहाँ पर अच्छे से लिखा नहीं गया है। आपको बताना है कि कौन सा एग्जैक्ट है जो डिजर्शन के ग्राउंड के बारे में बात करता है। I A I B या फिर 1-2 कौन सा ग्राउंड है, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। अंडर सेक्शन नंबर 13 द डिजर्शन फॉर ए कॉन्टिन्यूस पीरियड of at least latest 2 year least 2 year is a valid ground for divorce, and infidelity financial desertion alone are not a sufficient ground for the divorce under this act। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन केस ऑफ ए वॉइडेबल मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट द मैरिज कैन बी एनुअल, यानी कि अगर वॉइडेबल मैरिज है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तो मैरिज को रद्द किया जा सकता है। किसके द्वारा? केवल वाइफ के द्वारा, या दोनों में से कोई भी स्पाउस ऐसा कर सकता है, केवल हस्बैंड कर सकता है, या कोर्ट की परमिशन के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। कोर्ट विदाउट पेटिशन, यानी कि जब तक आप कोर्ट में पेटिशन नहीं डालोगे ऐसा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर बात की गई है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कि मैरिज को रद्द किया जा सकता है क्योंकि पार्टी के बीच में मैरिज हुई है और कोई भी पार्टी जिसके साथ ऐसा हुआ है वॉइडेबल मैरिज, यानी कि एक ने किसी फैक्ट को छुपाया है और वो बाद में वो मैरिज जो थी पहले वैलिड थी, बाद में वॉइडेबल हुई और फिर उसे रद्द कर दिया, तो वो क्या बन गई? वॉइड मैरिज बन गई। Section number 12 of a Hindu Marriage Act is a voidable marriage can be annulled by either spouse. Ground for the annulment include situation like a lax of the consent if the marriage was entered under the fraud, यानी कि दूसरे ने दूसरों से जो है फ्रॉड किया है, कुछ चीज़ों को छुपाया था जो बाद में डिस्क्लोज हो गई, तो उसके बाद वो वॉइडेबल मैरिज हो गई और उसे जो है पार्टी के द्वारा वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अंडर द गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1819 द प्रिलिमिनरी कंसिडरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन फॉर ए माइनर, यानी कि अगर किसी भी गार्जियन को अपॉइंट किया गया है किसी माइनर के लिए गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट 1890 के द्वारा, तो यहाँ पर किस चीज़ को सबसे पहले देखा जाएगा, किस चीज़ पर कंसिडरेशन किया जाएगा? तो बच्चे के वेलफेयर पर ध्यान दिया जाएगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, वेलफेयर ऑफ ए माइनर। द वेलफेयर ऑफ ए माइनर इज ए पैरामाउंट कंसिडरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए गार्जियन एज द स्पेसिफाई इन सेक्शन नंबर 17 ऑफ ए गार्जियन एंड वार्ड एक्ट। फैक्टर्स लाइक द मोरल एंड मटेरियल वेल बीइंग ऑफ ए चाइल्ड आर कंसिडर्ड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following is not a ground for seeking a maintenance under section number 125 of the CRPC? अब यहाँ पर कौन सा ग्राउंड नहीं है? Which of the following is not a ground for seeking a maintenance under section 125 of CRPC? तो इसके अंदर जब आप सेक्शन नंबर 125 को पढ़ते हैं तो उसमें दिया गया है अडल्ट्री है तो आपके पास आप जो है मेंटेनेंस नहीं ले सकते हैं।
बिना कंसेंट के आपने छोड़ दिया है तब आप नहीं ले सकते हैं। साथ ही मैं आप सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन के जवाब में कुछ कन्फ्यूज़न आपको लग रही है, आपको लग रहा है दूसरा ऑप्शन सही है, तो उसको करेक्ट कीजिए और उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि और स्टूडेंट भी उसको सही तरीके से याद कर ले। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वाइफ्स एडल्ट्री। अंडर सेक्शन नंबर 125 ए वाइफ कैन क्लेम ए मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इफ़ ही निग्लेक्ट एंड रिफ्यूज टू मेंटेन हर। हाउएवर अडल्ट्री बाय द वाइफ इज नॉट ए ऑटोमेटिक बार टू मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस कैन ओनली बी डिनाइड in case of a wife deserted or if she is living in a adultery। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ग्राउंड फॉर ए डिवोर्स अंडर द स्पेसिफिक मैरिज एक्ट। यानी कि स्पेसिफिक मैरिज एक्ट में कौन सा वैलिड ग्राउंड नहीं माना जाता। बच्चे का प्रोक्रिएशन की एबिलिटी इनएबिलिटी है, यानी कि बच्चे का जन्म करने में उसको असमर्थता आ रही है, ये कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है स्पेसिफिक मैरिज एक्ट के अंदर डिवोर्स के लिए। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, यह बताया गया है अंडर सेक्शन 27 ऑफ ए स्पेसिफिक मैरिज एक्ट 1954 ग्राउंड फॉर ए डिवोर्स इंक्लूडेड क्रुएलिटी, अडल्ट्री, डिजर्शन फॉर मोर 2 years for a 2 year and mental disorder, inability of produce children is not a valid ground for a divorce under this act। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following statement is true regarding the maintenance under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956। यानी कि मेंटेनेंस लेने का की ट्रू स्टेटमेंट क्या है इन सभी में से इस एक्ट के अनुसार। केवल वाइफ हकदार है मेंटेनेंस के लिए, हिंदू वाइफ हकदार है मेंटेनेंस के लिए अगर वो सेपरेट रह रही है बिना उसके फॉल्ट के साथ, यानी कि उसका कोई फॉल्ट नहीं है, हस्बैंड का फॉल्ट है, तब मेंटेनेंस इज़ नॉट अलाउ इफ़ द वाइफ इज़ वर्किंग। ए वाइफ कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस इफ़ शी इज़ री मैरिड। यानी कि यहाँ पर ए हिंदू वाइफ इज़ एंटाइटल्ड टू मेंटेन ओनली इफ़ शी इज़ लिविंग सेपरेटली विदाउट हर फॉल्ट, यानी कि उसकी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है तो वो मेंटेनेंस की हकदार है। सेक्शन नंबर 18 ऑफ ए हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ए वाइफ इज़ एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस इफ़ शी इज़ लिविंग सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हर। If she is at a fault in case of a desertion or adultery, she may not be entitled to a maintenance। दोनों चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन विच केस ए चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ ए wedlock क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ओनली इफ द फादर एग्री, ओनली इफ द मदर एग्री, इफ द फादर इज प्रूव टू बी ए बायोलॉजिकल पेरेंट, ओनली इफ़ द चाइल्ड इज़ अबव 18 years ऑफ एज। यानी कि बच्चे का जन्म हुआ है तो उसको मेंटेनेंस मिलेगी 125 CRPC के अंदर अगर फादर प्रूव कर देता है कि वो प्रूव कर देता है कि यह फादर जो कि मेरा बायोलॉजिकल पेरेंट है, यानी कि जो पेरेंट्स है वही मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट है, इसलिए मैं इससे मेंटेनेंस ले सकती हूँ। यानी कि बच्चे को यहाँ पर मेंटेनेंस जो है मिलेगी। इन विच केस ए चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ ए वेडलॉक क्लेम मेंटेनेंस, ये क्वेश्चन था। तो इफ़ द फादर इज़ प्रूव टू बी ए बायोलॉजिकल पेरेंट, ए चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ ए वेडलॉक इज एंटाइटल्ड टू मेंटेन अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC इफ द फादर इज प्रूव टू बी ए बायोलॉजिकल पेरेंट। द लॉ रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ ए चाइल्ड टू बी सपोर्टेड बाय बोथ पेरेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस। उसके मैरिटल स्टेटस से कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है, उसको ध्यान में रखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजिकल पेरेंट है, उसके पास राइट बन जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वैलिड ग्राउंड फॉर सीकिंग द एनवलमेंट ऑफ ए मैरिज, यानी मैरिज को ख़त्म करने की मांग के लिए कौन सा वैलिड ग्राउंड है इंडियन क्रिश्चियन एंड मैरिज एक्ट के अंदर। अडल्ट्री, इम्पोर्टेंस एट द टाइम ऑफ मैरिज, लेक ऑफ कंसेंट ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नॉन पेमेंट ऑफ ए डाउरी। तो अंडर सेक्शन नंबर 19 ऑफ ए इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 ए मैरिज कैन बी एनुअल इफ अदर पार्टी वाज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ ए मैरिज। अडल्ट्री
डाउरी इश्यूज एंड नॉन कंसेंशुअल मैरिज फेल अंडर द डिफरेंट लॉ एंड द प्रोविज़न, वो इस लॉ के अंदर नहीं आएंगे। इम्पोर्टेंसी इसके अंदर यहाँ पर कंसीडर की जाती है। इम्पोर्टेंसी मतलब नपुंसकता। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ ए मैरिज ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन? 18 और 21 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मिनिमम एज ऑफ ए मैन इज़ 18 फॉर ए मिनिमम एज ऑफ ए मैरिज इज़ 18 फॉर द वुमेन एंड 21 फॉर द मैन एज स्पेसिफाई अंडर सेक्शन नंबर 5 ऑफ दिस एक्ट। मैरी बिफोर दिस एज इज़ कंसिडर एन ऑफेंसेस, यानी कि इससे पहले आप करोगे तो वो अपराध माना जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ joint family property in a Hindu law? It is only owned by the father of the family. It's owned jointly by all men member of the family. It owned jointly by all member of a family included female. तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। It belonging solemnly on the earliest male member of family, तो ये भी सही नहीं है। अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट एज अमेंडेड इन 2015 जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज हेल्ड कलेक्टिवली, यानी कि एक साथ मिलकर बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF इंक्लूडेड बोथ मेल एंड फीमेल एंड द प्रॉपर्टी कैन बी इनहेरिएंट बाय बोथ सन्स एंड डॉटर्स, यानी कि फीमेल को के जो हैं और मेल के जो हैं जो उन सभी को जो है वो प्रॉपर्टी जाएगी एंड मेक इट द जॉइंट ओनरशिप सिस्टम यहाँ पर होगा। तो आज हमने इस वीडियो में 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट आप वीडियो के लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मेरे को सपोर्ट मिलता रहे।